हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जो कल हमने चैप्टर पढ़ा था उसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक हमने देख लिया था कि समान पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, एक ही पदार्थ से कितनी सारी वस्तुएं बनाई जा सकती है, उसके बारे में हमने कल देखा था। आगे हम पदार्थों के गुण देखेंगे, उसके बाद हम इसमें दिखावट, आगे कई सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आती जाएगी। तो लकड़ी, लकड़ी से बनी चीज़ों के बारे में हमने कल देखा था। भाई कुर्सी है, मेज है, हल है, बैलगाड़ी के पहिए, कई सारी चीज़, खिलौने भी होते हैं लकड़ी के। फर्नीचर भी होता है लकड़ी से, घर में मेज कुर्सी सब कुछ, बहुत कुछ बन जाता है लकड़ी से। बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती है। कागज़, जैसे पुस्तकें, नोटबुक है, समाचार पत्र, खिलौने हैं, कैलेंडर है। तो कागज़ से तो काफ़ी सारी चीज़ें बनती है। कागज़ से मूर्तियाँ भी बनती है, कोलाब बनाए जाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, चमड़ा, चमड़े से भी जूते बनते हैं, खिलौने भी बनते हैं, और जैसे कवर भी बनते हैं चमड़े से। चमड़े का बहुत यूज़ है ना। उसके अलावा बात करें प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक से आपको पता ही होगा कि प्लास्टिक से प्लेट्स वगैरह बनाई जाती है। प्लेट्स, कटोरी, खिलौने और कई सारी यूज़ की चीज़ें, जैसे कि चेयर है, और घर में सारी कई सारी उपयोग आने वाली चीज़ें, और यहाँ तक कि जो वाहन होते हैं उनमें भी प्लास्टिक से जो काफ़ी सारी चीज़ें प्लास्टिक से बनी होती है। रुई, रुई से हम बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती है रुई से। जैसे खिलौने हो गए, खिलौने तो बनते ही बनते हैं, क्योंकि रुई रुई से आपने देखा होगा कई सारे जो टेडी होते हैं, वो टेडी बियर जो होते हैं वो रुई से बने होते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे ये कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। अब हम देखेंगे भाई कि पदार्थों के गुण क्या क्या हैं। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो गिलास होते हैं वो कपड़े से क्यों नहीं बनाए जाते? तो ध्यान में रखिए, हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रव को रखने के लिए करते हैं। अब जब कपड़े का बनाएंगे तो उसमें द्रव को कैसे रखेंगे, इसलिए गिलास कपड़े से नहीं बनाए जाते। इसलिए अब हम यदि कपड़े के गिलास बनाएंगे तो क्या हमारा ये कार्य काफ़ी हास्यप्रद प्रतीत नहीं होगा? गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा ऐसे पदार्थ का यूज़ करना चाहिए जो जल को रोक सकता है। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये पहेली है। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किस पदार्थ का चयन किया जाता है। तो कपड़े के गिलास में ये पानी भर के दिखा रही है आपको। देखो क्या हो रहा है, बारिश आ रही है, जैसे ऐसा ऐसा लग रहा है कपड़े में से पानी पूरा निकल जाएगा बाहर। ठीक है, हम देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों और उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थों के वे सब गुण क्या हैं जो उनके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों की विवेचना दी गई है, तो आइए देखते हैं हम कि कुछ गुणों की विवेचना कैसे कर सकते हैं। तो दिखावट के लिए प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी है, लोहे से बिल्कुल अलग है। लोहा तांबे अथवा एल्यूमिनियम से भिन्न है, परंतु फिर भी लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती है जो लकड़ी में नहीं पाई जाती। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्रियाकलाप 3, विभिन्न पदार्थ, गत्ता, लकड़ी, तांबे के तार, एल्यूमिनियम की शीट, चौक, छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? सारी चीज़ें ली, उनको देखो कि इनमें से कोई एक चमकीली है। चमकीले पदार्थ को एक समूह से पृथक कर लीजिए, अलग कर लो भाई। अब जैसे ही आप शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटे, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। क्या आपने पाया, क्या इन पदार्थों के कुछ ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक या द्युति देखते हैं?
जैसा कि संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसे आप कक्षा में जितने भी पदार्थ के साथ कर सकते हैं कीजिए। द्युतिवान द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को, जैसे यहाँ पर देखिए, धातु के टुकड़े को उनकी द्युति देखने के लिए काटना। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों, जो रेगमाल देखा है, रेगमाल से रगड़ कर भी देख सकते हो, उससे ऊपरी परत हट जाएगी और अंदर अगर चमक होगी तो वो आपको दिखाई देगी अथवा नहीं। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की चमक होती है, द्युति का मतलब चमक होता है, ठीक है, इस प्रकार की चमक होती है, वे प्राय धातु से बने होते हैं। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती है और द्युतिहीन निष्प्रभ दिखाई देने लगती है। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है, इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही चमक दिखाई पड़ती है। जब आप किसी लोहार या वर्कशॉप का भ्रमण करते हैं तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और देखें कि इनमें चमक है या नहीं। अब आप कठोरता देखेंगे भाई कि कौन सी वस्तु कठोर है और कौन सी कोमल है। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना, संपीड़ित करना कठिन होता है एवं कुछ को अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातुओं की एक चाबी लीजिए तथा इनमें लकड़ी, एल्यूमिनियम और पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोचने का प्रयास कीजिए। आपको क्या करना है, जैसे आपको लोहे से बनी कील ले लेनी है, चाबी ले लो, कील ले लो, कुछ भी ले लो, और लकड़ी, एल्यूमिनियम, पत्थर, कील, मोमबत्ती, चौक, इनको खुरचना है, इनके पृष्ठ को। आप कुछ पदार्थ को आसानी से खरोच सकेंगे और कुछ अन्य पदार्थों को इतना आसानी से नहीं खरोचेंगे। जैसे मोमबत्ती, चौक है और पत्थर का टुकड़ा तो नहीं आएगा। लकड़ी को आप खुरच सकते हैं, तो आधे तो कोमल है और आधे कठोर हैं, ठीक है। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है या तो खरोचा जा सकता है, कोमल, और जबकि जिन्हें नहीं किया जा सकता वे कठोर, ठीक है। उदाहरण के लिए रुई स्पंज कोमल है जबकि लकड़ी कठोर है। दिखावट में पदार्थों के विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे कि उनमें चमक हो सकती है, कठोर, कोमल, खुरदुरे, चिकने हो सकते हैं। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं? तो आइए हम देखें। विलेय या अविलेय पदार्थ विलेय या अविलेय पदार्थ कुछ ठोस पदार्थ जैसे चीनी, नमक, चौक, पाउडर, बालू, मतलब जो रेत होती है ना उसको बोलते हैं बालू, रेत, तत्व, लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए। प्रत्येक गिलास में लगभग 2/3 भाग जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक, इसी प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाइए। प्रत्येक गिलास की अंतर वस्तु को चम्मच से विलोड़ित कीजिए, मतलब ऐसे हिलाइए, ठीक है। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए, प्रेक्षण कीजिए और पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थ क्या हैं। अपने प्रेक्षणों को सारणी में नोट कीजिए, क्या क्या लुप्त होता है और क्या नहीं। तो आपने किया क्या था पहले वो देख लीजिए। चीनी, नमक, चौक, पाउडर, बाड़ू, रेत या फिर लकड़ी का बुरादा जैसा आपने लिया था। कांच के गिलास लिए थे 2, ठीक है। उनमें प्रत्येक गिलास में 2/3 जल भरा। उसमें से कुछ मात्रा में पहले गिलास में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक मिलाकर शेष गिलासों को अन्य पदार्थ मिलाइए। प्रत्येक गिलास की अंतःवस्तु को चम्मच से हिलाना है। अब चेक करना है कि क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए भाई, नमक जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है, चीनी पूर्णतः लुप्त हो जाती है, बालू लुप्त नहीं होती, वो ऐसे नीचे बैठ जाएगी, चौक पाउडर वो भी ऐसे नीचे बैठ जाएगा, लकड़ी का बुरादा नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए, इसे बोलते हैं विलेय पदार्थ। जो लुप्त हो गए, जो नहीं हुए, उन्हें बोलते हैं अविलेय पदार्थ अथवा विलीन हो गए। हम कह सकते हैं कि ये पदार्थ विलेय हैं। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते, काफ़ी समय तक गिलास में विलोड़ित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते, ये पदार्थ अविलेय कहलाते हैं। तो आपको इतना समझ आया होगा, जो आसानी से दब जाए वो कोमल, जो ना दबे वो कठोर, जो जल में विलेय हो जाए वो विलेय पदार्थ, जो ना हो वो अविलेय पदार्थ, ठीक है। उसके बाद जो चमक दिखे तो उनमें द्युति। तो हमने इतना सब कुछ पढ़ा, आगे हम और गुण देखेंगे कि वस्तुओं को अलग अलग
कैसे कर सकते हैं? चूँकि जल में बहुत सारे पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकारों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं? तो पहले हमने ठोस को जल में मिलाया, अब हम द्रव को मिलाएंगे। ठीक है, क्रियाकलाप 5 देखिए। सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल, नारियल का तेल, मिट्टी का तेल, अन्य किसी द्रव के नमूने ले लेने हैं आपको। कांच का गिलास, सेम पानी लेना है, आधा भरना है, चम्मच से भरकर कोई द्रव मिला देना है, भली भांति हिलाना है, 5 मिनट तक छोड़ देना है, प्रेक्षण करना है कि द्रव जल में मिश्रित होता है या नहीं। ठीक है, हमने ठोस मिलाया, ठोस में तो कुछ चीज़ें मिली, कुछ नहीं, जो मिली वो विलेय, ना मिली वो अविलेय। यहाँ पर हम द्रव मिलाएंगे, कुछ द्रव जल में भांति भांति मिश्रित होते हैं जबकि कुछ नहीं। जितने अधिक द्रव आपको उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ प्रयोग दोहराइए। सारणी 2.4 में लिखिए। हम देखते हैं कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं जबकि कुछ नहीं होते, और कुछ समय तक छोड़ देने पर भी अपनी पृथक परत बना लेते हैं। तो भाई देखिए, सिरका जो होगा वो तो मिश्रित हो जाएगा, उसके बाद जो नींबू का रस है वो भी मिश्रित हो जाएगा। लेकिन आपने कभी देखा है ऑयल को? ऑयल जो है पानी की सरफेस पर अपनी परत बना लेगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप कुछ 2.4 में कुछ सामान्य द्रवों की जल में विलेयता। सिरका भली भांति मिश्रित हो जाएगा, नींबू का रस मिल जाएगा, सरसों का तेल, नारियल का तेल, केरोसिन ये नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर बूझो ये सुझाव देता है कि हमें ये भी जांच करनी चाहिए। वो बोलता है कि हमें ये भी करना चाहिए कि हम क्रियाकलाप 5 में जिन द्रवों का उपयोग किया था, क्या जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव में भी भली भांति मिश्रित हो जाते हैं। पहले ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या गैसें भी जल में विलीन हो जाती है। तो बूझो यहाँ पर बोल रहा है कि जैसे हमने जल के अंदर पहले ठोस पदार्थ मिलाया, फिर हमने द्रव मिलाया, तो ठोस, द्रव, गैस, 3 होती है पदार्थ की अवस्थाएं। तो बूझो जानना चाहता है कि गैस भी जल में मिल जाती है। तो पहली जानने के लिए उत्सुक है। तो आइए भाई हम इनको बताने का प्रयास करते हैं कि क्या गैसें भी जल में विलय होती है। तो देखिए जी बिल्कुल, कुछ जो गैसें होती है वो जल में विलय है जबकि कुछ नहीं। वही सेम जैसे कुछ ठोस विलय है, कुछ नहीं, कुछ द्रव विलय है, कुछ नहीं जल में, कुछ गैसें भी जल में विलय होती है और कुछ नहीं। तो देखो, सामान्यतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती है। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैसें जल में रहने वाले जंतु पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपने कभी देखा है किसी बंद पात्र में जो कांच की बोतल लो या ट्रांसपेरेंट जो बोतल आती है प्लास्टिक की वो लो, उसको बंद करोगे ना आप, जब उसको बंद करके देखोगे तो पानी में कुछ बबल्स नजर आएंगे। वो क्या है? वो गैस है, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो ऑक्सीजन होती है भाई। वो क्यों होती है? जैसे पानी, जैसे नदी है, अब उसमें अगर जल में ऑक्सीजन गैस नहीं होगी तो जल में रहने वाले जीव सांस कैसे लेंगे? तो इसी कारण जल में ऑक्सीजन होती है। ठीक है, जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाले जंतु पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वस्तु जल, अब आगे हम और टॉपिक को देखेंगे। वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती है। तो ये तो आपको अपने ऊपर भी आपने देखा होगा कि आप भी जल में तैर सकते हैं, डूब भी सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? जब आपको तैरना आता है तो आप तैर सकते हैं, लेकिन वस्तुओं के साथ ऐसा नहीं होता। निर्जीव वस्तुएं क्या तैर पाएंगी? लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ किस कारण होता है? डेंसिटी के कारण, घनत्व के कारण ऐसा होता है। तो जिन वस्तुओं का घनत्व जल से ज़्यादा होता है वो, तो आगे हम पढ़ते हैं सारा। ठीक है, क्रियाकलाप 4 करते समय आपने ये ध्यान दिया होगा कि जल में अविलेय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में आपने देखा होगा कि कुछ द्रव के साथ ऐसा भी होता है कि इसमें कुछ पदार्थ जो जल में विषित नहीं हो पाते वे जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगते हैं। अब यहाँ देखिए, आपने कभी देखा है, एक एक्सपेरिमेंट किया है, जब नींबू को जल में डालोगे ना तो भाई वो डूब जाएगा, लेकिन आप नमक डाल देना और फिर नींबू डालना तो वो नहीं डूबेगा। डेंसिटी बढ़ा दी हमने जल की। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच जाते हैं। क्या ये सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखेंगे जिनमें जल में तैरते रहते हैं और कुछ पदार्थ डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां व कंकड़ जो आप किसी तालाब में फेंक देते हैं। शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप एक गिलास के जल में डालते हैं। इन सब का क्या होता है? बूझो ये चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले
या जल में डूबने वाले पदार्थों के 5-5 उदाहरण दें। अन्य द्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते अथवा डूब जाते हैं। इन्हें देखने के लिए आप किस प्रकार परीक्षण करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर हमने डूबने के बारे में देखा, तो आप एक लाइन में आंसर कर सकते हैं कि जिनका घनत्व वाटर से ज़्यादा होगा वो जल में डूब जाएंगी, और जिनका घनत्व पानी से कम होगा वो तैरती है। जैसे कई सारी लकड़ी, अब आप कहेंगे लकड़ी तो इतनी भारी होती है, लेकिन भाई जब आप समुद्र में देखोगे ऐसे बड़े बड़े लकड़ी के गट्टर तैरते रहते हैं। क्या कारण है कि जो जहाज होता है वो भी समुद्र में तैर जाता है, जबकि वो कितना भारी होता है। तो पता है उसकी जो नीचे का पार्ट होता है वो खोखले बनाए जाते हैं, ऐसे होलो होते हैं, ताकि जो पानी होता है घनत्व तो कम हो जाता है उसका और ऊपर तैर जाता है, मतलब ऐसे वायु निकल जाती है। तो जिनका घनत्व कम वो तैरेंगे पानी से, जिनका घनत्व पानी से कम होगा वो तैरेंगे। जैसे तेल का घनत्व पानी से कम होता है इसलिए वो तैरता रहता है, और कई सारी वस्तुएं हैं उनका घनत्व जल से ज़्यादा होता है वो डूब जाएंगी। जैसे पानी में लोहे की खील डालो तो वो डूब जाएगी, क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है लोहे की जल से। ठीक है, अब हम देखेंगे पारदर्शिता। पारदर्शिता भाई क्या है? आपने लुका छुपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई न दें। आप इन स्थानों से ही आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे का प्रयास, शीशा जो है उसकी खिड़की है उसके पीछे छिपने का प्रयास किया? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने से आपका मित्र शीशे में देखकर आपका पता लगा लेगा। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें ट्रांसपेरेंट पारदर्शी और जिनसे नहीं देखा जा सकता उसे अपारदर्शी। कांच, जल, वायु, कुछ प्लास्टिक पारदर्शी होते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप बोतल में पानी भरिए, बोतल होनी चाहिए ट्रांसपेरेंट, तो आप आर पार देख पाओगे। आप कांच लीजिए, कई सारे शीशे होते हैं जो मॉल में लगे होते हैं, उनसे आप आर पार की वस्तुएं देख सकते हैं। वायु भाई एयर तो सब जगह प्रेजेंट है, तो क्या आप देख नहीं पा रहे हैं यहाँ से वहाँ की चीज़ों को देख पा रहे हैं? प्लास्टिक, कुछ प्लास्टिक्स ऐसी होती हैं जिनके आर पार आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। प्राय दुकानदार बिस्किट, मिठाइयाँ, खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्र में रखना अधिक पसंद करते हैं ताकि खरीदार जो है इन चीज़ों को देखे और आसानी से खरीद ले। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है भैया? मुखावरण, अपारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी। आपने कभी इन तीनों चीज़ों में अंतर किया है कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी क्या होता है? एक कागज का टुकड़ा लेना, उससे आर पार देखना, तो आपको पहले वो पूरा सूरज की तरफ देखना तो आपको सूरज नहीं दिखेगा। ठीक है, वो कैसा हो गया? अपारदर्शी। फिर आपको करना क्या है? इस पर ऑयल डाल देना है, ऑयल से पर फिर देखना, फिर आपको सूरज दिखेगा, तो वो हो गया पारदर्शी, है ना? लेकिन उतना नहीं दिखेगा, उसे बोलते हैं पारभासी। तो ये तीनों होते हैं। ठीक है, इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते, उन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। आप ये नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स, गत्ते के डिब्बे, धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। लकड़ी का गत्ता, धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। क्या अब हम ये समझ सकते हैं कि हमें बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों की एवं वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी में समूहित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्रियाकलाप 6 देखिए। चैप्टर भाई थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको हम खत्म करते हैं ताकि कल हम इसके अभ्यास प्रश्न सोल्व कर सकें और परसों हम नया चैप्टर शुरू कर सकें। तो आइए जल्दी जल्दी से हम रीड करते हैं। कागज की एक शीट ले लेनी है, इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखना है। ये वही है पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी जो मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले। ठीक है, कागज की एक शीट ले लो, इससे होकर बल्ब को देखो, आप सूरज को देखो, देख सकते हो। इसके संबंध में अपने प्रेक्षण नोट कीजिए। कागज की शीट के बीच में 2 से 3 बूंद, पहले आपको ऐसे देखना है, फिर आपको करना क्या है? मैंने कहा था ना कि ऑयल डालो, तो 2 से 3 बूंद तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज के उस भाग से जहां तेल फैला है प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं? क्या आप ये पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई देता है? परंतु क्या आप इस चिकने कागज से होकर
प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं? कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख सकते हैं उन्हें स्पष्ट नहीं देखा जाता। जिनसे होकर हम वस्तुओं को देख तो सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं, उन्हें हम पारभासी कहते हैं। एक होता है जिनसे होकर हम वस्तुओं को ठीक ठाक देख लेते हैं, उन्हें पारदर्शी। जिनसे नहीं देख सकते अपारदर्शी, जैसे लकड़ी जिससे देख सकते हैं, पारदर्शी कांच। और जिनसे हम देख तो सकते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं, पारभासी। ठीक है। कागज पर लगे उस तेल, ये सॉरी मैंने पहले कुछ बताया था तो उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो आप करेक्शन करवा दिया है कि जिससे होकर मतलब हम देखते हैं तो उससे स्पष्ट नहीं जिन वस्तुओं से होकर हम स्पष्ट नहीं देख पाते उन्हें हम पारभासी कहते हैं। ठीक है। कागज पर लगे उस तेलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थ या वसा के लिए परीक्षण करने में किया था। वे भी पारभासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरण सोच विचार सकते हैं? अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी के रूप में समूह में बांटेंगे। पहली, किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढक्कन का सुझाव। पहली क्या करती है? किसी अंधेरे वाले स्थान पर जाती है और टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। यहाँ देखो, इसने टॉर्च पकड़ा है, उसके ऊपर उसका जो ग्लास होता है उसके ऊपर हथेली रख दी है। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरी ओर का प्रेक्षण कीजिए। वे ये जानना चाहती है क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है, पारदर्शी है या पारभासी। ठीक है। हमने ये सीख लिया है कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर भी सकते हैं, डूब भी सकते हैं। भाई उसकी हथेली अपारदर्शी, क्या देख पाएगी क्या वो? नहीं देख पाएगी ना, इसलिए। ठीक है, हमने क्या क्या सीखा हम वो देख लेते हैं। अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी के बारे में। ठीक है, मैं एक बार आपको सारे बताती हूँ कि हमने क्या क्या सीखा। ठीक है। हमने सीख लिया है कि पदार्थों को अपनी भिन्न दिखावट होती है। दिखावट से मतलब है उनमें अपनी चमक होती है, कठोरता होती है, कोमल होती है। ठीक है। इस प्रकार का गुण होता है। इसमें जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल में तैर सकते हैं, डूब सकते हैं। पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी होते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानता अथवा भिन्नताओं के आधार पर किया जाता है। हमें पदार्थों के समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? चैप्टर ही है कि वस्तुओं के समूह बनाना, लेकिन हम बनाते क्यों हैं, आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो आइए देखें। दैनिक जीवन में हमें प्राय पदार्थों के समूह अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं। एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हो। इसी प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार कोई पंसारी प्राय सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज एवं दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है। इस प्रकार के समूहन से के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूह में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा गुणों के में किन्हीं भी पैटर्न का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इनके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। यहाँ कुछ प्रमुख शब्द हैं। कठोर क्या होता है? जो न दबे आसानी से, जो दबाया ना जा सके, संपीड़ित ना हो। जो अविलय क्या होता है? जो पानी जल में विलय ना हो। चमकीला आप समझते हो, जिसमें चमक हो, जैसे धातु में। पदार्थ, दो या दो से अधिक तत्व जब मिलते हैं तो उसे समस्त चीज़ें क्या है? पदार्थ ही है। यहाँ पर जो स्थान घेरती है, पदार्थ क्या होता है? जो स्थान घेरती है और जिसका अपना आयतन हो, जिसका जो स्थान घेरे वही पदार्थ है। धातु जानती ही है, अपारदर्शी, जिसके आर पार न देख सकें। खुरदुरा आप जानते हैं, विलय, जो जल में विलय हो जाए। पारभासी क्या होता है भाई? और पारदर्शी, जिसके आर पार देख सके, और पारभासी, जिससे आर पार देख तो सके लेकिन स्पष्ट नहीं। तो आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ। कल हम इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको सोल्व करेंगे। भैया सारांश दिया हुआ है, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी हुई है।
जिन दिए गए पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से बनाना संभव हो सकता है अथवा उनमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। विभिन्न पदार्थों के गुण जो है भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार, कुछ नहीं, कुछ खुरदुरे तो कुछ चिकने। इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर, कुछ कोमल। कुछ पदार्थ जल में विलय, कुछ अविलय। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी, कुछ लकड़ी धातुएं अपारदर्शी। कुछ पदार्थ पारभासी भी होते हैं। पदार्थों को उनके गुणों में समानता भिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा जाता है। वस्तुओं की सुविधा के लिए उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ सामूहिक हम वस्तुओं के समूह इसलिए बनाते हैं क्योंकि वस्तुओं को सुविधा और उनके गुणों का अध्ययन के लिए एक साथ सामूहिक किया जा सकता है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। कल हम इसके अभ्यास प्रश्न को सॉल्व करेंगे। परसों हम चैप्टर 3 उसको शुरू करेंगे। तो आप चैप्टर को रीड कीजिए। आई होप आपको सब कुछ समझ आएगा। जहाँ समझ ना आए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको मैं बेटर से बेटर कंटेंट उपलब्ध कराऊं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक बात और, जब तक ये वीडियो की मतलब ये क्लास जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो वीडियो थोड़ा हिलता है ऐसे, तो इस प्रॉब्लम को मैं जल्दी सॉल्व करूँगी। तो आप पढ़ते रहिए और कल हम अभ्यास प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।